नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कटारे। बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में अजीत दादा पवार के जाने के बाद हुए सियासी बदलाव पर बहुत कुछ कहा जा रहा है। अब उद्धव गुट के मुखपत्र सामना में पर्दे के पीछे क्या है, ये बताने की कोशिश हुई है। क्या क्या है दावे, ये भी बताएंगे आपको, और इसके साथ ही और पहलुओं पर भी होगा जिक्र। तो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के मुखपत्र सामना में लिखा गया कि अजीत पवार के निधन के महज 3 दिन बाद सुनेत्रा पवार का उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेना कई सवाल खड़े करता है। अखबार के मुताबिक ना तो शरद पवार, न सुप्रिया सुले और ना ही परिवार के किसी अन्य सदस्य को इस फैसले की जानकारी थी। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत पवार के निधन के बाद उठा सियासी तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। विपक्षी शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के मुखपत्र सामना में इसे लेकर बेहद सनसनीखेज दावा किया गया। अखबार में छपे संपादकीय में बीजेपी नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसमें दावा किया गया है कि एनसीपी नेता सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने के पीछे भारतीय जनता पार्टी का मास्टरमाइंड काम कर रहा है। इस संपादकीय में कहा गया है कि अजीत पवार के निधन के महज 3 दिन बाद सुनेत्रा पवार का उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेना कई सवाल खड़े करता है। सामना के मुताबिक न तो एनसीपी शरद पवार गुट के अध्यक्ष शरद पवार, न ही कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले और न ही पवार परिवार के किसी अन्य सदस्य को इस फैसले की जानकारी थी। यहां तक कि सुनेत्रा पवार ने भी बारामती से मुंबई रवाना होने का कोई संकेत नहीं दिया था। शिवसेना यूबीटी ने आरोप लगाया कि बीजेपी नेतृत्व नहीं चाहता कि एनसीपी के दोनों गुट एकजुट हों। साथ ही एनसीपी के वरिष्ठ नेता सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल पर भी पार्टी को एकजुट होने से रोकने का आरोप लगाया गया है। संपादकीय में कहा गया है कि अजीत पवार के निधन के बाद एनसीपी के भीतर महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई हैं और उप मुख्यमंत्री पद को लेकर होड़ मच गई। सामना में यह भी कहा गया कि प्रफुल्ल पटेल को रोकने के लिए सुनेत्रा पवार को आगे किया गया है। इतना ही नहीं, सामना में दावा किया गया कि सुनेत्रा पवार को इसलिए आगे किया गया ताकि पार्टी की कमान प्रफुल्ल पटेल के हाथ में ना चली जाए। हालांकि लेख में यह भी कहा गया कि भले ही सुनेत्रा पवार को पतवार सौंप दी गई हो, लेकिन जहाज का इंजन और नियंत्रण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथ में ही है। शिवसेना यूबीटी का आरोप है कि सुनेत्रा पवार और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना दोनों का राजनीतिक अस्तित्व फडणवीस की कृपा पर निर्भर है। मुखपत्र सामना के संपादकीय में यह भी कहा गया है कि सुनेत्रा पवार का उप मुख्यमंत्री पद केवल औपचारिक ना बनकर रह जाए। उम्मीद जताई गई कि वो गूंगी गुड़िया साबित नहीं होंगी और प्रभावी ढंग से काम करेंगी। इसके अलावा सामना ने इस शपथ ग्रहण को लेकर वैचारिक सवाल भी उठाए थे। लेख में कहा गया कि सनातनी सोच वाली बीजेपी के साथ गठबंधन में रहते हुए पति के निधन के बाद अंतिम संस्कार की रस्में पूरी होने से पहले ही सुनेत्रा पवार का शपथ लेना हिंदुत्व की परंपराओं से मेल नहीं खाता। गौरतलब है कि शनिवार को सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। वहीं शरद पवार ने भी सार्वजनिक रूप से कहा था कि उन्हें इस शपथ ग्रहण की कोई जानकारी नहीं थी। इस पूरे घटनाक्रम ने पवार परिवार के भीतर और महाराष्ट्र की राजनीति में नई खींचतान को जन्म दे दिया है। बहरहाल महाराष्ट्र ने अभी तक सुनेत्रा पवार की राजनीति प्रशासनिक कार्यशैली का अनुभव नहीं देखा है। सुनेत्रा कभी राजनीतिक सुर्खियों में नहीं रही हैं। हाल ही में बारामती से सुप्रिया सुले के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ने और फिर राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद मुख्य धारा की राजनीति में शामिल हुई, लेकिन अब वो राज्य के राजनीतिक परिदृश्य और प्रशासन में हैं और वास्तविक अनुभव की कमी के बावजूद अब नंबर 2 के महत्वपूर्ण पद पर आसीन हैं। तो अब उनके सामने कौन सी चुनौतियां हैं, ये बड़ा सवाल। इसका सबसे संवेदनशील और प्रभावशाली पहलू ये हालात हैं जिससे वो एक शख्स के रूप में गुजर रही हैं। ये जिम्मेदारी उन पर तब आन पड़ी है जब उन्हें अपने दुख से पूरी तरह उबरने का समय भी नहीं मिला है। इतना ही नहीं, पार्टी को संभालने का जिम्मा भी सुनेत्रा पवार पर ही होगा। सुनेत्रा पवार के सामने न केवल मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी है, बल्कि उन्हें अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक दिशा भी संभालनी है। पार्टी के पदों पर भले ही अलग अलग नेता हों, लेकिन सुनेत्रा ही पार्टी का चेहरा होंगी। इसलिए सुनेत्रा को अपनी राजनीतिक कुशलता का प्रदर्शन भी करना होगा। इस पार्टी का प्रबंधन करना आसान काम नहीं है। इसका एक मुख्य कारण यह है कि इस पार्टी में राजनीति का लंबा अनुभव रखने वाले कई नेता हैं। प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, छगन भुजबल, हसन मुशर्रफ, दिलीप वलसे पाटिल और धनंजय मुंडे कुछ ये प्रमुख नाम हैं। और इससे पहले अजीत पवार और शरद पवार की पार्टी के विलय की चर्चाओं को बल भी मिला था, लेकिन दोनों पार्टियां एक होती उससे पहले ही अजीत पवार का निधन हो गया। दरअसल
शरद पवार, अजीत पवार, सुप्रिया सुले और रोहित पवार की बैठकें बढ़ गई थीं। एनसीपी के दोनों गुटों के साथ आने और विलय को लेकर चर्चाएं शुरू हुई थीं। अब शरद पवार ने खुद भी सार्वजनिक रूप से ये बात कही और अजीत पवार ने भी कहा था कि ये उनकी इच्छा थी। इसलिए अब समय आ गया कि सुनेत्रा पवार, पवार परिवार और एनसीपी को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। उन्हें स्वयं भी कुछ भूमिका निभानी होगी। बहरहाल उप मुख्यमंत्री पद को तुरंत स्वीकार करना और शरद पवार का ये दावा करना कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी, स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। लेकिन सुनेत्रा पवार के डिप्टी सीएम बनने के बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि हालांकि यहां एक दूसरा पहलू भी है, वो ये कि शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के साथ अच्छा खासा बहुमत होने के बाद भी बीजेपी ने सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम क्यों बनाया है। तो राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सुनेत्रा पवार को इतनी जल्दी डिप्टी सीएम बनाकर बीजेपी राज्य की राजनीति में कई बिंदुओं को साधने की कोशिश कर रही है। बीजेपी बहुमत के करीब तो है, लेकिन उनके पास अकेले पूर्ण बहुमत नहीं है। वहीं महाराष्ट्र की राजनीति में दो बड़े गुट हैं, एक शिवसेना और दूसरी एनसीपी। शिवसेना की विचारधारा बीजेपी के जैसी ही है और उनसे उन्हें खतरा नहीं है। वहीं नगर निगम चुनाव से ये भी पता चल गया है कि शिवसेना की ताकत मुंबई तक ही सीमित है, वहीं शिंदे गुट बीजेपी के कंट्रोल में है। उसके अलावा महाराष्ट्र की राजनीति में एनसीपी बड़ी ताकत है। एनसीपी की ताकत कोऑपरेटिव, शुगर फैक्ट्री और मराठा बहुल इलाकों से आती है। वो एनसीपी के साथ बने रहने वाली ताकत है और सत्ता पर ज्यादा निर्भर नहीं है। उस ताकत में सेंधमारी करना इधर बीजेपी का हमेशा से मकसद रहा है और शरद पवार नाम का जादू अभी भी चलता है और उसी के असर को कम करने के लिए बीजेपी ने पहले अजीत पवार को और अब सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाया है। हाल ही में जो नगर निगम के जो चुनाव हुए उसके दौरान शरद पवार के गुट और अजीत पवार के गुट के साथ आने की चर्चा चल रही थी। वो अगर एक हो जाते तो बीजेपी के लिए एक नई चुनौती भी पैदा हो सकती थी। बीजेपी नहीं चाहती कि उनके लिए ऐसी कोई और चुनौती पैदा हो। तो बहुत सारी बातें अब सुनेत्रा पवार के डिप्टी सीएम बनाने को लेकर चल रही हैं। इसमें बीजेपी के गणित का हवाला भी राजनीतिक विश्लेषक दे रहे हैं। हालांकि दूसरी ओर एक पहलू ये भी है कि जब महाराष्ट्र में सरकार बनी थी तब बीजेपी लगभग पूर्ण बहुमत के पास थी। बहुत ज़्यादा नंबर नहीं थे जिन्हें जुटाना मुश्किल हो। ऐसा भी हो सकता था बीजेपी अपने बहुमत के साथ सरकार बना सकती थी। लेकिन दोनों जिन गुटों के साथ बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ी थी उन दोनों के नेताओं को सरकार में अहम पद दिया गया, डिप्टी सीएम का पद दिया गया। और यहाँ भी ये कहा जा रहा है कि सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम पद देने का एक बड़ा कारण ये भी है कि दूसरा जो गुट है कहीं उसको भी ये संदेश दिया गया है कि आपके बगैर भी हम सरकार आसानी से चला सकते हैं। बहरहाल महाराष्ट्र की राजनीति में आगे क्या होगा ये वक्त वक्त पर हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।